पिछले कुछ समय से ये खबर काफी चर्चा में है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कथित तौर पर कई यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम यूजर्स को नोटिस भेजकर अडानी समूह से जुड़ी कुछ सामग्री हटाने को कहा है। जी। और ये वो सामग्री थी जिसमें समूह की आलोचना की गई थी। हाँ, मतलब क्रिटिकल कंटेंट था। बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक ये कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं थी। बात हो रही है करीब 138 यूट्यूब वीडियोस की। 138? हाँ, काफी बड़ा नंबर है ये। हाँ, और 83 इंस्टाग्राम पोस्ट्स की। ये आंकड़ा अपने आप में काफी कुछ कहता है। बिल्कुल। कुछ प्रभावित यूट्यूबर्स ने तो बाकायदा अपनी कम्युनिटी पोस्ट्स में उन वीडियोस की लिस्ट और लिंक्स भी साझा किए जिन्हें हटाने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने पब्लिक किया इसे। हाँ, एक तरह से पारदर्शिता दिखाने की उनकी कोशिश लगती है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये घटनाक्रम मतलब अचानक से नहीं हुआ है। अच्छा। जैसा कि स्रोत इशारा करता है, इसके पीछे अडानी समूह से जुड़े पिछले कुछ विवादों और आरोपों की एक पृष्ठभूमि है। आपको याद होगा कुछ समय पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में समूह पर वो धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आरोप लगे थे। हाँ, टेंडर वगैरह को लेकर। बिल्कुल, खासकर कुछ टेंडर हासिल करने के मामले में। उसके बाद वो हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई थी। हाँ, जिसने काफी हलचल मचाई थी। हाँ, जिसने कथित तौर पर कंपनी के शेयर्स पर काफी नकारात्मक असर डाला था, ऐसा कहा गया। तो ये जो कंटेंट हटाने के आदेश हैं, उन्हें इस पूरे संदर्भ में रखकर देखना होगा। सही बात है। ये पहले से चल रही एक कहानी की कह सकते हैं एक नई कड़ी जैसा है। बिल्कुल, और यहाँ से मामला दिलचस्प और जटिल दोनों हो जाता है। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये आदेश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसका हनन करते हैं? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है शायद। स्रोत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) का हवाला देता है, जो हमें बोलने और अपनी बात रखने की आजादी देता है। जी। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत तर्क देता है कि ये आजादी सिर्फ पारंपरिक मीडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि आज के दौर में यूट्यूबर्स जैसे व्यक्ति भी जो जानकारी दे रहे हैं या रिपोर्ट कर रहे हैं, उन पर भी ये लागू होती है। बिल्कुल, वो भी एक तरह से मीडिया का ही काम कर रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण नुक्ता है, खासकर आज के डिजिटल युग में, जहां जानकारी फैलाने के माध्यम वो बदल गए हैं। सही। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो क्या है? स्रोत के अनुसार अडानी समूह के प्रतिनिधियों का तर्क है कि कुछ पत्रकार और कंटेंट क्रिएटर्स जानबूझकर एक दुर्भावनापूर्ण अभियान चला रहे हैं। अच्छा, मिलिशियस कैंपेन। हाँ, उनका मानना है कि इस अभियान का मकसद सिर्फ आलोचना करना नहीं, बल्कि कंपनी की साख को बट्टा लगाना और शेयर बाजार में उसकी स्थिति को नुकसान पहुंचाना है। मतलब सीधा आर्थिक घाटा। बिल्कुल। वो इसे अपनी प्रतिष्ठा पर हमले के तौर पर देखते हैं। समझ गए। इसी संदर्भ में स्रोत हमें याद दिलाता है कि अनुच्छेद 19(1) की स्वतंत्रता असीमित नहीं है। हाँ, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस वाली बात। बिल्कुल। हाँ। अनुच्छेद 19(2) के तहत मानहानि, देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था जैसे कुछ आधारों पर इस पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अच्छा। और जैसा कि स्रोत बताता है, अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने कुछ यूट्यूबर्स के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने की बात भी कही है, या शायद कर भी दिया हो। ओके, तो वो कानूनी रास्ता भी अपना रहे हैं? हाँ, वो लीगल रूट भी ले रहे हैं। तो ये मामला सीधा सीधा अभिव्यक्ति की आजादी बना मानहानि और व्यावसायिक हितों की रक्षा के बीच मतलब फंसता दिख रहा है। हाँ, ये क्लासिक टेंशन है। बिल्कुल। लेकिन स्रोत हमें एक और कोण सोचने पर मजबूर करता है, एक अवधारणा जिसे वो क्रोनी कैपिटलिज्म कहता है। क्रोनी कैपिटलिज्म। हाँ, सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब है व्यवसायियों और राजनेताओं के बीच एक ऐसा गठजोड़, एक सांठगांठ। हाँ, एक नेक्सस, जहां नियमों को ताक पर रखकर या उनका फायदा उठाकर व्यवसायी अनुचित लाभ कमाते हैं, और जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ सकता है। ये अवधारणा इस पूरे मामले को एक अलग नजरिए से देखने में मदद करती है। स्रोत का कहना है कि भारत में इस तरह के रिश्ते अक्सर मतलब पर्दे के पीछे होते हैं, छिपे हुए। हाँ, और जब सामने आते हैं तो उन्हें आमतौर पर शक या नकारात्मकता से देखा जाता है। इसकी तुलना वो अमेरिका जैसे देशों से करता है, जहां शायद ये ज्यादा खुला होता है। स्रोत ने एलॉन मस्क का उदाहरण दिया। हाँ, मैंने पढ़ा वो कि कैसे वो खुलकर डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करते हैं, और वहां शायद इसे लोकतंत्र की परिपक्वता माना जाता है कि लोग इसे पचा लेते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ स्रोत के मुताबिक स्थिति अलग है। जब ऐसे गठजोड़ की बू आती है तो सवाल उठते हैं। बिल्कुल। और मूल सवाल यही है कि क्या ये कथित गठजोड़, अगर ये वाकई मौजूद है, तो क्या ये आम जनता के हितों को नुकसान पहुंचा रहा है? स्रोत यानी कह रहा है कि ऐसा है ही, लेकिन वो इसे आज के समाज की एक सच्चाई के रूप में पेश करता है, जिसे अनकाप करना मुश्किल है। मतलब ये एक रियलिटी है। हाँ,
क्योंकि राजनीति और व्यापार का रिश्ता तो हमेशा से रहा है। सवाल बस उसकी प्रकृति और पारदर्शिता का है। क्या ये रिश्ता देश हित में है या सिर्फ कुछ खास लोगों के हित में? ये सवाल अहम है। यहाँ एक और पेच है जो इस मामले को और भी गहरा बनाता है। स्रोत इस बात पर काफी जोर देता है कि जब देश के बड़े औद्योगिक घरानों की घर में ही आलोचना होती है, हाँ, तो उसका असर सिर्फ देश की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी पड़ता है। बिल्कुल। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर हम शायद रोजमर्रा की बहसों में ज्यादा ध्यान नहीं देते। सही कहा। ये बेहद अहम बिंदु है। स्रोत का तर्क ये है कि अगर लगातार भारत की बड़ी कंपनियों की नकारात्मक छवि बनाई जाएगी, तो उनके लिए विदेशों में, जैसे ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीकी देशों में, हाँ, बड़े अंतर्राष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्ट्स या MOU समझौता ज्ञापन हासिल करना मुश्किल हो सकता है। सोचिए, अगर किसी कंपनी की छवि अपने ही देश में खराब है, तो बाहर के देश या कंपनियां उसके साथ सौदा करने में हिचकेंगी। ये तो लॉजिकल लगता है। हाँ, स्रोत एक ठोस उदाहरण भी देता है जो सोचने पर मजबूर करता है। बताया गया है कि अमेरिका में जब अडानी समूह पर आरोप लगे, तो उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप में कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स जो शायद अडानी समूह को मिल सकते थे, वो कथित तौर पर चीनी कंपनियों की झोली में चले गए। ओहो, अच्छा। ये इस बात को रेखांकित करता है कि आज के वैश्विक प्रतिस्पर्धा के युग में शायद सरकार और बड़े व्यवसायों के बीच एक स्तर का तालमेल जरूरी है, ताकि देश के हित सुरक्षित रहें। हाँ, ताकि देश के व्यापक आर्थिक हित सुरक्षित रहें। स्रोत का इशारा यह है कि अगर हम अपने ही उद्योगपतियों को कमजोर करते रहेंगे, तो इसका फायदा कहीं चीन जैसे हमारे प्रतिस्पर्धी देशों को ना मिल जाए। ये एक अलग ही डायमेंशन है सोचने के लिए। बिल्कुल तो सवाल ये उठता है कि इस सब का निचोड़ क्या है? जी। ये तो एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने वाली बात लगती है। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ, जैसा कि स्रोत भी मानता है, देश के विकास, रोजगार पैदा करने और दुनिया के बाजार में टिके रहने के लिए बड़े व्यवसायों को समर्थन की जरूरत हो सकती है। सरकार के साथ उनका एक सकारात्मक रिश्ता शायद इसके लिए जरूरी भी हो। हाँ, ये भी एक पक्ष है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू उतना ही महत्वपूर्ण है। जी। आम जनता के हितों की रक्षा करना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हाँ, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों को बनाए रखना। जी। स्रोत एक तरह से बीच का रास्ता सुझाता हुआ लगता है। कैसे? उसका कहना है कि नागरिकों को शायद इस सच्चाई को स्वीकारना होगा कि व्यापार और राजनीति के बीच एक रिश्ता होता है, ये दुनिया भर में होता है और शायद कुछ हद तक जरूरी भी है। ठीक है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि इस गठजोड़ का नकारात्मक असर आम जनता पर ना पड़े। मतलब लिमिट्स होनी चाहिए। बिल्कुल। स्रोत ने जियो और एयरटेल का उदाहरण दिया है, जो काफी प्रासंगिक है। हाँ। मान लीजिए, अगर इन दोनों बड़ी कंपनियों में कोई अंदरूनी सांठ-गांठ हो जाए और वो मिलकर मोबाइल डेटा या कॉलिंग के दाम बेतहाशा बढ़ा दें, तो सीधा नुकसान तो हम जैसे यूजर्स का होगा। बिल्कुल, सीधा नुकसान आम उपभोक्ता का होगा। स्रोत कहता है कि ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए, यानी क्रोनी कैपिटलिज्म अगर हो भी, तो वो प्रो पब्लिक होना चाहिए, ना कि एंटी पब्लिक। प्रो पब्लिक क्रोनी कैपिटलिज्म, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो अब सवाल वहीं आके टिक जाता है। ये जो कंटेंट हटाने के आदेश दिए गए हैं, क्या ये वाकई उन दुर्भावनापूर्ण अभियानों से देश और कंपनी के हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम है, जैसा कि अडानी समूह के वकील तर्क दे रहे हैं? हाँ, या फिर ये आलोचना की आवाज को दबाने की एक कोशिश है, जैसा कि आलोचक कह रहे हैं? स्रोत हमें कोई सीधा जवाब नहीं देता, बल्कि सोचने के लिए छोड़ देता है। वाकई ये एक जटिल पहेली है जिसके कई परतें हैं। आज हमने अडानी समूह और यूट्यूबर्स के बीच कंटेंट हटाने के आदेशों से जुड़े कई तनावों पर बात की। जी। हमने देखा कि कैसे अभिव्यक्ति की आजादी और मानहानि के बीच एक महीन रेखा है। बिल्कुल। हमने ये भी समझा कि कैसे घरेलू आलोचना का असर कंपनी की अंतर्राष्ट्रीय छवि और व्यापार पर पड़ सकता है। हाँ, वो अंतर्राष्ट्रीय एंगल भी महत्वपूर्ण है। और हमने क्रोनी कैपिटलिज्म की अवधारणा और उसकी भारत में प्रासंगिकता पर भी चर्चा की। ये पूरी स्थिति हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करती है, जो सिर्फ इस एक मामले तक सीमित नहीं है। कौन सा सवाल? सवाल ये है कि आज के इस सूचना क्रांति के युग में, जहां पारंपरिक मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स जैसे नए खिलाड़ी भी बेहद प्रभावशाली हो गए हैं। हाँ, उनका असर बहुत ज्यादा है। हमारा समाज, बड़े कॉरपोरेशंस की ताकत, मीडिया की भूमिका, चाहे वो किसी भी रूप में हो, और सरकारी नियमन के बीच सही संतुलन कैसे स्थापित करे? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, और ये सिर्फ भारत की ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोकतंत्रों के सामने एक चुनौती है। ये सोचना जरूरी है कि पारदर्शिता, जवाबदेही,
आर्थिक विकास और नागरिक अधिकारों के बीच वो सही संतुलन कहाँ और कैसे मिलेगा? सही कहा। इस पर लगातार बहस और विचार विमर्श की जरूरत है।